हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 ज्योग्राफी में इकाई तीसरा है निर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, इनमें से कौन उद्योग जो है वो अवस्थित कारक नहीं है। यानी जब कोई उद्योग लगाया जाए, उद्योग कल कारखाने लगाए जाएं, तो कौन कारक नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है। तो बाज़ार होनी चाहिए। जैसे हम चीनी मिल लगाएं, चीनी का कारखाना लगाएं, तो बाज़ार होनी चाहिए बेचने के लिए। पूंजी होना चाहिए, यानी गन्ना होना चाहिए। ऊर्जा होनी चाहिए, मानव संसाधन होनी चाहिए। ठीक है, ऊर्जा तो होनी चाहिए, विद्युत ऊर्जा होगी, चाहे कोई भी ऊर्जा तो ज़रूरी है। लेकिन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कारक जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, जनसंख्या कारक नहीं है। दूसरा है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जो कंपनी है वो है, कौन सी है, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना हुई झारखंड में जमशेदपुर में। देखिए, पहली आधुनिक सूती जो मिल है, निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी, इसका कारण क्या है। मुंबई एक पतन है, यहाँ पे नाव जो है आना जाना लगा रहता है, यातायात साधन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समुद्र है, ये सही बात है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास का उत्पादन होता है। तो सूती वस्त्र का कच्चा माल हो गया। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट है, जूट वस्त्र है। ठीक है, ये सारे कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है ये रासायनिक तौर पर आधारित है। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। पांचवा है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो कोलकाता हावड़ा जो है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का ये केंद्र है। कौन सा, कोलकाता हावड़ा। इसके बाद देखिए अगला सवाल 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ये सरकारी उद्योग माने जाते हैं। कौन सा, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ये गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है। ये रूस की सहायता से लगाया गया। ठीक है, कब लगाया गया, तो ये 1965 में लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्या है, ये निजी उद्योग हैं। ठीक है, इसका जो नियंत्रण है निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। सातवां देखिए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए, उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग यानी जिसका जो उत्पादन करते हों सीधे उपभोक्ताओं को टारगेट करते हो, यानी सीधे उपभोक्ताओं के पास आता है उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आठवां, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है। ये सारे बड़े पैमाने पर हैं। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने पर उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, हम सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव यानी लीकेज हुआ था। इस पहला सवाल हमारा है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो विनिर्माण की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, चीनी, गन्ने से चीनी, लोहे के सामान। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, जो सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। निजी उद्योग कौन से होते हैं, जो किसी खास व्यक्ति उसका मालिक होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर तरीके से हम अंतर स्पष्ट करेंगे। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। पहला है सार्वजनिक, देखिए इस तरफ है निजी उद्योग, ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व यानी मालिक सरकार के पास हो, मालिकाना। ठीक है, तो वो होता है सार्वजनिक उद्योग में। और निजी उद्योग की बात की जाए, ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो। ठीक है, मालिकाना तौर पे अधिकार। दूसरा है, इसमें उत्पादन तथा व्यापार का सरकार पे नियंत्रण होता है। कितना उत्पादन किया जाए, कितना नियंत्रण किया जाए, वितरण किया जाए, सबका किसके पास होता है अधिकार, सरकार के पास। ये सार्वजनिक उद्योग है। वही निजी उद्योग में इसमें उत्पादन, व्यापार और वितरण निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। तीसरा देखिए, इसमें लोगों के भलाई कल्याण के लिए ये कार्य करती हैं, जबकि ये अपना निजी लाभ के लिए कार्य करती हैं। उदाहरण से देखिए समझ में आ जाएगा। दुर्गापुर इस्पात, ठीक है, कारखाना हो गया। विद्युत उत्पादन कारखाना हो गया। ये क्या है, ये गवर्नमेंट के वाले हैं। और ये सैमसंग, टाटा, ये सारे क्या है, ये निजी व्यक्ति के कंपनी यानी औद्योगिक कारखाने हैं। ये समझ में आ गया आपको। तीसरा सवाल देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए।
इसका क्या मतलब है? उद्योगों के अस्थायीकरण। इसका मतलब है उद्योगों को अस्थायी तौर पे लगाना, बसाना हमेशा के लिए। ठीक है, तो 3 कारक को लिखिए, कौन से कारक होने चाहिए ताकि हम किसी उद्योग धंधों को हम लंबे समय के लिए लगा सकें। तो हमें देखिए ऐसे करना है, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कई कारकों का योगदान होता है। ठीक है, तो देखिए कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति या संसाधन और जल की सुलभता होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु, भौतिक कारक होने चाहिए, श्रमिक, ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, बाजार, परिवहन, पूंजी और बैंक सुविधा, सरकारी नीतियाँ, मानवीय कारक, ये सारे कारक हो जाते हैं उद्योग को स्थापित यानी लगाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। चौथा सवाल देखिए, कृषि आधारित उद्योग, कृषि पे जो उद्योग आधारित होते हैं और खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं, दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। क्या समझ में आया? ऐसे उद्योग जो कृषि आधारित कच्चे माल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे चीनी उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। चीनी जो है वो गन्ने से, जो गन्ने की खेती होती है उस पर डिपेंड करता है। सूती वस्त्र जो कपास की खेती है उस पर डिपेंड करता है। खनिज उद्योग में जैसे लोहा हो गया, ठीक है, यानी लोह मशीनें, यानी बड़े बड़े मशीनें बनाना, रेलगाड़ी के डब्बे बनाना, लोहे वाले वाहन बनाना, तो उसके लिए क्या चाहिए? खनिज चाहिए, लोहा चाहिए। समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। पांचवा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करना है। ठीक है, स्वामित्व यानी मालिकाना आधार पर। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए स्वामित्व आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक उद्योग और दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। ठीक है, तो ये देखिए ये है सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी और आधारभूत उद्योग शामिल है और इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है। और ये संयुक्त या सहकारी उद्योग हो गया, इसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है बस। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी तीनों की परिभाषा पहले हमें लिखना है और उसके बाद लिखने के बाद वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी व्याख्या करना है। आइए सबसे पहले इनकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा रुपया पैसा कमाया जा सके, ऐसे नियम को हटा देना, ऐसे नियंत्रण को ढीला देना। आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर करें, चाहे आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना, वो कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण की हो गई परिभाषा। अब इसके बाद हमें लिखना है निजीकरण। निजीकरण क्या है? तो निजीकरण लिख के डैश देना है, आपको यहाँ से लिखना है देश के अधिकतर उद्योग के स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रतिबंध का निजी क्षेत्र में अंतर्गत किया जाना। तो निजीकरण का मतलब आपको यही समझना है, किसी खास कंपनी, तो निजीकरण का मतलब होता है किसी भी कल कारखाना, उद्योग का जो नियंत्रण होता है उसका मालिक होता है कोई निजी व्यक्ति होता है। ठीक है, सरकार नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी परिभाषा हो गई। तो ये दोनों हो गया। अब इसके बाद वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण लिख के आपको डैश देना है। देखिए वैश्वीकरण हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। डैश देने के बाद आपको लिखना है वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर जोड़ना, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। और इसमें हमें यह भी बताना है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, वो व्याख्या करना है। तो आपको लिखना है वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो वैश्वीकरण से जो हम यहाँ से इसका आंसर करेंगे, विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और निर्यात और कृषि की दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, यानी ये बढ़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावित हुआ और साथ ही साथ वैश्विक एवं स्वदेशी उद्योग और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो ये सारे प्रभाव पड़े, यही आपको लिख लेना है। दूसरा है भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, उसका विवरण हमें देना है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है उद्योग है, इसका हम यहाँ से करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है और ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। इसका आंसर हो गया।
इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण का वर्णन करने, यानी सूती वस्त्र जो है भारत में किन किन शहरों में ये होता है, ये वितरण वो हमें बताना है। कहाँ से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं और कहाँ से पूरे भारत में वो भेजे जाते हैं, वो वितरण हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, सूती वस्त्र उद्योग हम यहाँ से करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है, कृषि के बाद इसी का स्थान है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके वितरण देखिए कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई यानी मुंबई का महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, औरंगाबाद, ये सारे, सूरत, ये सारे क्या है इसके केंद्र हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमारा सेशन पूरा हुआ। धन्यवाद।